2 जून 1947 ये वो दिन था जब ये डिक्लेयर किया गया कि इंडियन आर्मी को भी दोनों स्टेट्स के बीच एक रिलीजन बेस्ड सिस्टम के तहत बांट दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि इतनी बड़ी और वास्ट आर्मी, जिसमें ना केवल हिंदू और मुस्लिम बल्कि और भी धर्म के लोग शामिल थे, इसका बंटवारा हुआ कैसे? कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे इसको बांटा गया? और क्यों माउंटबैटन इंडियन आर्मी का बंटवारा नहीं करना चाहते थे? वो कौन सी वजह थी जिसके लिए गोरखा रेजिमेंट को पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा नहीं बनाया गया? आज मैं आपको इसी आर्मी के बंटवारे की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका जिक्र किताबों में भी उतनी डिटेल से नहीं किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा एकता देखने को मिलती थी तो वो आर्मी में ही थी। इतनी कि 1857 की पहली बगावत भी इसी आर्मी के एक प्लाटून से शुरू हुई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही एकता आजादी के ठीक पहले टूट गई? उस बंटवारे से पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि इतनी पावरफुल आर्मी बनी कैसे। ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल करना था और रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ रहा था। तब उन्होंने हर एक एरिया के लिए एक फोर्स बनाई थी, जिसका नाम प्रेसिडेंशियल फोर्स रखा गया था, जिसे 1857 के रिवोल्ट के बाद एक सिंगल पावरफुल फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और नाम पड़ा ब्रिटिश इंडियन आर्मी। लेकिन जब पार्टीशन के वक्त इसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी दो हिस्सों में बांटने की बात हुई, तो इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने आर्मी के बंटवारे से मना कर दिया। उनका कहना था कि इतनी डाइवर्स और पावरफुल आर्मी को डिवाइड करने से इसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसको बांटना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो इंसान पूरी सेंट्रल पावर को अपने पास रखने के लिए एक दूसरा देश बनवा सकता था, वो कैसे मानता? पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें बस 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में अपनी आर्मी खड़ी चाहिए थी। और आखिरकार एक फैसला ले लिया गया। 2 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडिया के फ्रीडम के लिए लाया गया था, उसमें 3 नए आर्टिकल्स को ऐड करना पड़ा, जिसमें यह बोला गया कि इंडियन आर्मी को 2 स्टेजेस में बांटा जाएगा, जिसमें सबसे पहले धर्म के आधार पर मुस्लिम सैनिकों को पाकिस्तान और हिंदू सैनिकों को इंडियन आर्मी में बांट दिया जाएगा। और फिर दूसरे स्टेज में सैनिकों को अपनी सेना चुनने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 4 लाख सैनिक थे, जो अलग अलग धर्म और जातियों से आते थे। इसी दूसरे स्टेज ने एक ऐसी रेजिमेंट का भविष्य तय किया जिसका नाम आज भी बहादुरी का पर्याय है, गोरखा राइफल्स। ये एक इंडिपेंडेंट नेपाल किंगडम की आर्मी थी, जिसे ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया था। जब बंटवारा हुआ तब गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन बाद में खुद गोरखा सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स को सर्व करने से मना कर दिया और पूरी गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में शामिल हो गई। इसी वजह से पाकिस्तान को गोरखा रेजिमेंट कभी नहीं मिली और इसके लिए इंडियन आर्मी ने एक नया रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल्स बनाया। रेजिमेंट के साथ साथ इस फैसले ने एक और सिपाही की तकदीर भी तय की थी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लायन ऑफ नौशेरा के नाम से याद की जाती है। पार्टीशन में 4 लाख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों में से करीब 2,60,000 सैनिक भारत को मिले और 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान को। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस इंडियन आर्मी में लगभग 36% मुस्लिम थे, वो पार्टीशन के बाद घटकर सिर्फ 2% रह गए थे। इन्हीं में शामिल थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनकी बलूच रेजिमेंट को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था और जिन्हें मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद आर्मी जनरल और पाकिस्तान आर्मी चीफ के पोस्ट्स जैसे ऑफर्स भी दिए थे। लेकिन वो इन सारे ऑफर्स और अपनी रेजिमेंट को ठुकरा कर इंडियन आर्मी में शामिल हो गए और बाद में 1947 की लड़ाई में बहादुरी से लड़कर शहीद होने के बाद उन्हें द लायन ऑफ नौशेरा के नाम से जाना जाने लगा। इंसानों को बांटना तो फिर भी मुश्किल था, लेकिन जो चीज लगभग असंभव लगती थी वो थी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, ट्रेनिंग सेंटर्स और मैकेनिकल रिपेयरिंग सेंटर्स के साथ साथ बड़ी संख्या में मौजूद हथियार और टैंक्स जैसी चीजों को बांटना। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी अपनी जगह पे बनी थी,
इन्हें जमीन से उखाड़कर तो बांट नहीं सकते थे। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे बांटी गई। इसके लिए मुआवजा सिस्टम बनाया गया, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां है वही रहेगा, बस उसके बदले दोनों देशों को एक दूसरे को उसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें फायदा भारत को हुआ क्योंकि हथियार बनाने वाली सारी फैक्ट्रीज और ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया के हिस्से में मिली, भले ही जिसकी कीमत हमने पाकिस्तान को दी। लेकिन एक बनी बनाई एक्सपीरियंस्ड लेबर फोर्स के साथ ऑलरेडी ऑपरेटिंग फैक्ट्रीज का फायदा यह हुआ कि 1947 की लड़ाई में, जहां पाकिस्तान को पार्टीशन में मिले हथियारों के स्टॉक के बल पर युद्ध करना पड़ रहा था, वहीं इंडिया को हथियारों की कोई कमी नहीं थी और सारी फैक्ट्रीज हमेशा ऑपरेशनल रही। इसी तरह एयरफोर्स और नेवी को भी बांटा गया था। एयरफोर्स के बंटवारे पे ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप जरूर देखें। बंटवारा तो हो गया था, लेकिन इस बंटवारे से सबसे ज्यादा दर्द मोहम्मद अली जिन्ना या दूसरे लीडर्स को नहीं, बल्कि उन सोल्जर्स को हुआ था जिन्होंने कभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए एक आखिरी बार फेयरवेल देते हुए उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये उनकी आखिरी दोस्ताना मुलाकात थी, जिसके बाद वो 4 युद्धों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। वही आर्मी जिसे 1857 में एकता ने जन्म दिया था, उसी एकता को तोड़कर आज 2 देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये थी भारतीय सेना के बंटवारे की कहानी। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियोस लाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।